नमस्कार, वेलकम टू पी एंड डिस्टेंस एजुकेशन। मैं रविशेखर चौहान उपस्थित हूँ आज हिंदी की क्लास लेकर के। हिंदी की क्लास में हम आज पढ़ेंगे आदिकाल। पिछली कक्षा में हमने रामचंद्र शुक्ल द्वारा विभाजित किए गए हिंदी साहित्य के कालों को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने हिंदी साहित्य का जो 9 वर्षों का काल है उसको उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को उन्होंने भक्ति काल की संज्ञा दी है। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीति काल की संज्ञा दी है। चौथा आता है हमारा आधुनिक काल, जिसे मध्यकाल की संज्ञा उन्होंने दी है। इसको 4 भागों में उन्होंने क्यों डिवाइड किया है, किस आधार पे उन्होंने डिवाइड किया, इसको हमें एक एक करके समझना होगा। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम क्यों दिया गया, तो नाम से भी कुछ हद तक स्पष्ट हो जाता है। वीरगाथा किसकी गाथा हो रही है? वीरों की। यानी कि उस समय के जो भी कवि या साहित्यकार हुआ करते थे, उनकी नज़र में जो वीर होता था उसकी वो व्याख्या करते थे अपने साहित्य में बढ़ा चढ़ा करके। तो उनकी नज़र में वीर कौन होगा? जो उन्हें आश्रय देगा, जो उन्हें आरक्षण देता था, जो कि उनको किसी न किसी प्रकार से अपने दरबार में जगह देता था, जिनका काम ही था सिर्फ राजा की खाओ और उन्हीं की गाथा गाओ, यही कार्य हुआ करता था। इस आधार से उस समय की अधिकतम रचनाएं जो है कि उस समय के राजाओं की जो है कि गाथा को बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ही अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके रची गई है। इसी को ध्यान में रखकर आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी जाती है। वीरगाथा काल का जो टाइम पीरियड है वह 1050 संवत से लेकर के 1375 संवत तक माना जाता है। एक फॉर्मूला पिछले क्लास में हमें बताया था, संवत -57 इक्वल टू ईस्वी। तो हम चाहें तो इसको ईस्वी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें से अगर 57 हम माइनस कर दें तो हमें ईस्वी प्राप्त हो जाता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। एक बार रिकॉल कराने के लिए हमने इसका जिक्र कर दिया। तो अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में 4 प्रकार के साहित्य हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य, दूसरा है हमारा जैन साहित्य, है नाथ साहित्य, चौथा है हमारा रासो साहित्य। आदिकालीन इन चारों साहित्यों की अपनी अपनी विशेषता रही है। सिद्ध, जैन, नाथ एवं रासो। सिद्ध साहित्य को समझने के लिए थोड़ा सा हमको बौद्ध धर्म में जाना पड़ेगा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। महायान के जो लोग थे उन्हें इन्हें वज्रयानी कहा जाता था। वज्रयानी।
और वज्रयानियों ने जो भी साहित्य लिखे वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। इन्हें सिद्ध कहते हैं। जो वज्रयानी होते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। इस प्रकार जो सिद्धों द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया उसे हम सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्ध साहित्य के बारे में जो है राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों की व्याख्या की है। ये 84 जो सिद्ध थे ये उस समय के रचनाकार हुआ करते थे। तो जितने भी उस समय सिद्ध साहित्यकार थे वह अपने नाम के आगे पा लगाते थे, जैसे सरहपा, सबरपा, कुकुरीपा। इनकी व्याख्या राहुल सांकृत्यायन ने की है। तो संक्षेप में कुछ जो है कि जैन साहित्यकार हमारे लिए अति आवश्यक हो जाते हैं। तो हम सबरपा, सहरपा, कुकुरीपा इत्यादि को थोड़ा सा संक्षेप में देखते हैं और धीरे धीरे इसको आगे लेकर के चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध साहित्यकारों के बारे में लिखा है, जिसमें सर्वप्रथम स्थान सरहपा का है। इनका समय जो है 769 ईस्वी के आसपास है। सरहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना जाता है और सरहपा ने 32 ग्रंथों की रचना की है। 32 ग्रंथ तो याद नहीं रख सकते, लेकिन इनका दोहा कोश फेमस है। दोहा कोश में इन्होंने गुरु के बारे में वर्णन किया था। ये गुरु भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इनके द्वारा जो दोहा लिखा गया है, गुरु की जय गहिला, गुरु बिन ज्ञान न रे भैया। इस तरह से इनका जो दोहा कोश है। और बहुत ही अत्यधिक हम प्रत्येक के बारे में नहीं देख सकते कि 32 ग्रंथ है, 32 का नाम रख पाना भी असंभव है। प्रत्येक से संबंधित अगर हम एक या दो उनकी रचनाएं और ग्रंथ याद रख सकें तो ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त होगा, और हमें पर्याप्त से ही मतलब है। तो हमारे अगले जो सिद्ध साहित्य के कवि हैं, सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। ये जाति से क्षत्रिय थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद ये मोह माया के विरोधी थे और सादा जीवन जीने का सपोर्ट करते थे। सबरपा, ये सबरपा के बारे में हम लोग देख रहे हैं। सबरपा 780 ईस्वी। लुइपा सबरपा के शिष्य थे और इनके द्वारा गुरु का भी बखान किया गया है। हमारे अगले जो कवि हैं सिद्ध साहित्यकार, उनका नाम डोम्भिपा है। डोम्भिका, उसके बाद कड़पा, कुकुरीपा और भैपा, भैपा नहीं, कुकुरीपा। हमारा अगला जो साहित्य है वो है जैन साहित्य।
जैन साहित्य भारत में पूर्वी भाग में जिस तरह से बौद्ध साहित्य का वज्रयान सिद्ध जिस प्रकार से फेमस हुआ, उसी प्रकार पश्चिम में जैन साहित्य हमारा फेमस हुआ। चूंकि हम वीरगाथा काल पढ़ रहे हैं, तो जैन साहित्य में भी वीरों की जो है कि गाथा हुई है। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण हमारा होता है शलिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, जो बाहुबली फिल्म है वो वाला नहीं, लेकिन उसी तरह का। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भरतेश्वर बाहुबली के रचयिता कौन है, तो हमारा उत्तर होगा शलिभद्र सूरि। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा अगला साहित्य है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य का ही विकसित रूप माना जाता है। नाथ साहित्य का जो समय है 12वीं ईस्वी से 14वीं तक माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक जो हैं वो मत्येंद्रनाथ या मच्छेंद्रनाथ तथा गोरखनाथ को माना जाता है। प्रश्न बन सकता है नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा मत्येंद्रनाथ अथवा गोरखनाथ। कभी भी ऑप्शन में दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं होगा, और एक साथ अगर दोनों प्रश्न होता है तो ऐसी स्थिति में जो है कि प्रश्न को बहुत ही एक 69,000 शिक्षक भर्ती जो कि 2018 में हुई थी, उसमें जो है कि यह प्रश्न पूछा हुआ है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, और प्रश्न में दोनों का ही उत्तर दे दिया गया था। और दोनों का उत्तर देने के कारण कुछ लोगों ने मत्येंद्रनाथ को सही माना, गोरखनाथ को, और इस पे कोर्ट में विवाद हुआ और इस प्रश्न को जो है कि हटा दिया गया। इस प्रश्न के लिए सबको बराबर अंक दे दिए गए। तो हमें बस याद रखना है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इन दोनों लोग हैं। दोनों लोगों में से किसी एक का भी नाम है तो हमारा वो सही है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि आने वाली परीक्षाओं में पुनः वो गलती हो। तो हम चलिए आगे अगले टॉपिक की तरफ। रासो साहित्य में आश्रयदाता को बाहुबली बताते हुए उसकी वीरता का ही वर्णन किया गया है। रासो काव्य में सबसे ज़्यादा विशलदेव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, बुद्धि रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो व हमीर रासो, मुख्य रूप से इन्हीं ग्रंथों से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक रासो को हम एक एक करके देखते हैं, जिनमें हम अभी इस वीडियो में थोड़ी सी व्याख्या के साथ, बहुत ही संक्षिप्त व्याख्या के साथ जो है कि प्रत्येक 6 रासो साहित्यों का जिनका हमने नाम लिया उनको हम देखेंगे। पहला है हमारा विशलदेव रासो।
बिसलदेव रासो नरपतिनाल द्वारा रचित एक काव्य है नरपतिनाल। नरपतिनाल द्वारा रचित है। इसकी रचना 1515 ईस्वी के लगभग हुई थी। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती व अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव इनका तृतीय विवाह था और इनका पहला था, तो इसका वर्णन है। इसमें इन दोनों के विवाह और उसके बाद विरह और पुनर्मिलन की व्याख्या की गई है, जिसमें राजमती की बातों से रुष्ट होकर ये बिसलदेव जी उड़ीसा चले जाते हैं नाराज होकर के 12 वर्षों के लिए। 12 वर्षों तक राजमती अपने प्रिय पति बिसलदेव चौहान को याद करती है, राजभवन की दीवारों को कोसती है। इसमें सामंती जीवन से उसका बहुत ही खराब रुख जो है कि देखने को दृष्टिगोचर होता है इनकी रचनाओं में। और 12 वर्षों के बाद जब इनका गुस्सा खत्म हो जाता है अजमेर के राजा बिसलदेव जी, तो यह 12 वर्षों के बाद आते हैं और इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन जो है नरपतिनाल जी ने अपनी रचना बिसलदेव रासो में किया है, जो कि वाकई बहुत ही खूबसूरत रचना है। आप इसको पढ़ें तो एक एक दोहा जो है कि बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। तो चलिए इस संक्षिप्त जानकारी के साथ हम अगले रासो काव्य की तरफ चलते हैं। अगला रासो काव्य है हमारा खुमाड़ रासो। 5000 छंदों में रचित खुमाड़ रासो। 5000 छंद हैं इसमें। छंद दलपति विजय द्वारा यह रचित है। इसमें चित्तौड़ के राजा खुमाड़ के युद्धों का सचित्र वर्णन किया गया है। चित्तौड़ के राजा और कौन है? खुमाड़। इनके युद्धों का वर्णन किया गया है बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके, एवं इनके प्रेम का और इनकी प्रेमिका के विरह की भी इसमें व्याख्या की गई है। इसमें ही बहुत ही एक प्रसिद्ध जो है कि पंक्तियां हैं। पिया चित्तौड़ न आवियो सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहणी खिड़खिड़ अगवय खीज। जो है कि बिरहणी हैं, उनके पिता सावण की पहली तीज तक भी घर नहीं आ पाते हैं और ये उनकी याद में उनकी राह ढूंढती हैं और इनको गुस्सा भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है और खिड़खिड़ अगवय खीज। इस तरह से हम अपने अगले काव्य की तरफ बढ़ते हैं, रासो काव्य की तरफ, जिसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो के रचयिता जगनिक, जो कि परमारी देव राजा के आश्रित थे, इनकी यह वीर रस की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 वीरों का वर्णन है, जिसमें आल्हा और रुदल 2 लोगों की वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है, जिसे रामचंद्र शुक्ल अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस तरह की कुछ है जो है कि आज भी लोग सुनते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो है कि एकदम उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसी जो है कि बढ़ा चढ़ा करके इसमें व्याख्या की गई है आल्हा और रुदल की। 13वीं शताब्दी में इस काव्य की रचना हुई थी। आल्हा और उदल, कहीं कहीं रुदल भी लोग बोलते हैं, इन 2 वीरों की व्याख्या की गई है। और परमारी देव के आश्रित थे ये।
इलियट ने इसे आल्हा खंड के नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित करवाया था। प्रश्न पूछ दे कि आल्हा खंड को किस। इसके बाद हमारी अगली रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई ने किया था। यह पृथ्वीराज के मित्र जो कवि थे वह पृथ्वीराज की जो है कि सभा में बैठते थे और इस रचना को पृथ्वीराज रासो जो रचना है इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पहली रचना, हिंदी महाकाव्य की पहली रचना मानते हैं। अब थोड़ा सा आज की वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्नों पे विचार कर लें। और हमारा पहला प्रश्न है सहजयान के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन क है सरहपा, ऑप्शन ख सबरपा, ऑप्शन ग लुइपा, ऑप्शन घ कणपा। हमारा सही उत्तर है सरहपा। यह पिछली यूजीसी पीजीटी में यूपी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में पूछा गया प्रश्न है। सरहपा सहजयान के प्रवर्तक थे। दूसरा प्रश्न है हमारा संदेश रासक के रचयिता कौन है? ऑप्शन क है अमीर खुसरो, ऑप्शन क है अमीर खुसरो, ऑप्शन ख है अब्दुल रहमान, ऑप्शन ग है लक्ष्मीधर, ऑप्शन घ है हेमचंद्र। हमारा सही उत्तर है अमीर खुसरो नहीं, अब्दुल रहमान। अगर क ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया तो थोड़ा सा ऑप्शन क के बारे में जानते हैं। अमीर खुसरो इनका वास्तविक नाम या अन्य नाम जो था अब्दुल हसन था। इन्होंने खलिक बारी, चार दरवेश, गजल की रचना की थी। ये जितने भी नाम हैं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे सरहपा हो, सबरपा हो, लुइपा, कणपा, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। ये नाम हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है परमाल रासो, बिसलदेव रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। यह यूपी टीजीटी 2001-2003 में पूछा हुआ प्रश्न है या अन्य कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। यह आपके लिए टास्क रहेगा। इस वीडियो में हमने इसे बहुत ही बारीकी से पढ़ा है, तो इसका जो है कि प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आज की वीडियो कैसी लगी इसे भी बताएं, अपना फीडबैक दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।